This call is now being recorded. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, हम 10th मैथ से सेकंड चैप्टर बहुपद, इसको पढ़ने के लिए जो भी कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए उनकी पढ़ाई कर रहे थे। चलिए, तो आज से हम बेटा, आपको पता है जो ये 10th मैथ का सेकंड चैप्टर है, इसमें मुख्यतः आपको दो चैप्टर आने चाहिए। एक तो 9th की गणित का सेकंड चैप्टर जो कि बहुपद है, और एक 9th की मैथ्स का तीसरा चैप्टर भी आना चाहिए जो कि क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने यह पढ़ लिया है और आज से हम यह पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम सबसे आसान से टॉपिक से स्टार्टिंग करते हैं। संख्या रेखा पर एक बिंदु को दर्शाना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन। अब देखिए, नंबर लाइन होती क्या है या फिर संख्या रेखा होती क्या है? जैसा कि नाम से पता लग रहा है, ऐसी रेखा जिस पर संख्याएं अंकित हो वह संख्या रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है। अब संख्याएं कैसे अंकित होंगी, चलिए देखते हैं। एक सीधी रेखा जिस पर संख्याएं बराबर अंतराल पर अंकित होती हैं वह हमारी संख्या रेखा कहलाती है। बराबर अंतराल का क्या मतलब है? यानी कि दो संख्याओं के बीच का जो गैप होता है ना, वह बराबर होना चाहिए। चलिए देखते हैं, यह होती है आपकी रेखा। आप देख सकते हैं यह एक सीधी लाइन है, यह होती है आपकी रेखा। अब यहाँ पे बीचों बीच में कहीं भी आप मान सकते हैं जीरो, जिसे हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु या फिर ओरिजिन। अब यदि हम जीरो के दाईं तरफ बढ़ते हैं, संख्या रेखा में यदि हम जीरो के दाईं तरफ बढ़ते हैं यानी कि राइट साइड में बढ़ते हैं, तो आपकी सारी धनात्मक संख्याएं आती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी कहते हैं, ठीक है। जीरो के बाद वन आया, वन के बाद टू, थ्री, फोर, फाइव, इस तरीके से आपके नंबर्स बढ़ते जाते हैं। और आपको पहले भी बताया गया था। अच्छा, ये जस्ट है ना, हम रिवाइज कर रहे हैं। संख्या रेखा को आपको ध्यान हो तो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। संख्या रेखा हमने फर्स्ट चैप्टर में अच्छे से पढ़ी है, काफी डिटेल में। तो जस्ट आपको यहाँ पर याद कराया जा रहा है, रिवीजन कराया जा रहा है, ठीक है। और जीरो के जो लेफ्ट साइड में होती है या फिर जो बाईं तरफ होता है, वह कौन सी संख्याएं होती हैं? ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, जिन्हें हम नेगेटिव नंबर्स कहते हैं। और ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं के बीच में क्या होता है? जीरो होता है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो यह आपको ध्यान होना चाहिए। राइट साइड में कौन सी होंगी? पॉजिटिव संख्याएं, लेफ्ट साइड में होंगी नेगेटिव संख्याएं, बीचों इन दोनों के बीच में होगा जीरो, जिसे हम मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु ना ही धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है, ठीक है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान हो तो संख्या रेखा में हमने पढ़ी थी कि संख्या रेखा पर जब भी हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, जब भी हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, तो आपकी जो संख्याएं होती हैं वह बढ़ती जाती हैं। लेफ्ट से राइट जाने पर संख्याएं कंटिन्यूअसली बढ़ती जाती हैं, ठीक है। अब काफी बच्चे हो सकता है ये बोले कि सर लेकिन ऋणात्मक संख्याओं में तो ऐसा नहीं हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर -2 है, यदि मैं राइट साइड में जाता हूं या फिर दाएं तरफ जाता हूं तो -1 आता है, जबकि -1 तो छोटा है -2 से। तो नहीं, आपका देखिए ऋणात्मक संख्याओं में उल्टा होता है। जैसे धनात्मक संख्याओं में मान लीजिए दो जो है वह एक से बड़ा होता है ना, लेकिन ऋणात्मक संख्याओं में क्या होता है, जितनी छोटी संख्या होगी वह उतनी ही बड़ी होगी। जैसे कि -2 और -1 की बात करूं तो इसमें -1 बड़ा होता है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं लेफ्ट से राइट जाने पर या फिर बाएं से दाएं तरफ जाने पर आपकी जो संख्याएं होती हैं वह बढ़ती जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तीन को तीन को संख्या रेखा पर निरूपित करें। अच्छा, एक चीज और, आप देखेंगे तो सभी पर यहाँ पर जितनी भी संख्या है ना, उनके बीच में जो अंतराल है वह फिक्स है। यानी कि जो अंतराल 0 और 1 के बीच में होगा, यह वाला, वही अंतराल सेम 1 और 2 के बीच में भी होगा, वही अंतराल 2 और 3 के बीच में भी होगा, वही 3 और 4 के बीच में भी होगा। तो किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच का आप यदि गैप देखेंगे तो वह गैप बराबर होगा, ठीक है। किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच का गैप बराबर होगा, और इसे हम अगले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। इस गैप को हम क्या कहते हैं? इस गैप को कहते हैं हम इकाई दूरी। इस गैप को हम इकाई दूरी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनिट डिस्टेंस भी कहते हैं। यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है, ठीक है। तो यह होती है आपकी संख्या रेखा। अब मान लीजिए आपने पहले सबसे पहले संख्या रेखा इस तरीके से बना ली,
कैसे बनाएंगे, चलिए मैं आपको एक बार बना के भी दिखा देता हूं। सबसे पहले एक लाइन खींची, इसमें सबसे पहले हम जीरो को अंकित करेंगे। तो कहीं पे भी जीरो को अंकित करें, उसके राइट साइड में पॉजिटिव संख्याएं आएंगी, तो एक, उसके बाद दो, उसके बाद तीन, उसके बाद चार, उसके बाद पांच। कोशिश करें कि इन दो, किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच का जो गैप है वह दिखने में बराबर लगे सभी को। ठीक है, सभी संख्याओं के बीच का गैप बराबर लगना चाहिए। फिर यहाँ पर लेफ्ट साइड में -1, -2, -3, -4, -5। अब आपसे कोई भी संख्या पहचानने को कहा जाए या फिर कोई भी संख्या अंकित करने को कहा जाए, तो आप कैसे अंकित करेंगे। मान लीजिए मुझे कहा गया है 4 को अंकित कीजिए संख्या रेखा पर, तो इस तरीके से मैंने संख्या रेखा बना ली। 4 कहां पर है, यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर यह इस तरीके से पॉइंट मार्क कर दूंगा। अच्छा, इसे मैं अलग कलर से मार्क कर देता हूं जिससे आपको क्लियर दिखे। तो मैंने इस तरीके से यह पॉइंट मार्क कर दिया, तो यहाँ पर मुझे पता लग गया कि 4 यहाँ पर है। ठीक है, आज यदि कोई और संख्या बोली जाती है, मान लीजिए आपसे कहा जाता है -3 को अंकित कीजिए, तो -3 को आप इस तरीके से अंकित कर सकते हैं। मान लीजिए आपसे कहा जाता है 1/2 को अंकित कीजिए, तो आपको बताया गया था 1/2 का मतलब क्या होता है, हाफ होता है या फिर आधा होता है, या फिर कह सकते हैं 0.5 होता है। तो 0.5 कहाँ आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। कहाँ आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 0.5 यहां पर यदि इसका पूर्ण भाग देखें अपन, तो पूर्ण भाग क्या है, 0 है, तो यानी कि 0 से तो ज्यादा ही आएगा। तो 0 और 1 के बीच में कहीं ना कहीं यहां आएगा। अब बिल्कुल कहां पे आएगा एग्जैक्ट 0 और 1 के बीच में, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में सीखा था। कैसे निकालेंगे, इस 0.5 और 0.5 और 0 के बीच की दूरी निकालें, तो कैसे आएगी। अच्छा, इसे मैं यहां से इरेज कर देता हूं। 0.5 -0, तो क्या आ गया, 0.5 आ गया। और फिर 0.5 और 1 के बीच की दूरी निकालेंगे। 0.5 और 1 के बीच की दूरी, क्यों निकाल रहे हैं 0 और 1 के बीच की दूरी, इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमें पता है कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में आएगा 0.5। तो इसके जो भी कॉर्नर पॉइंट होते हैं, उनके उनसे हम दूरी निकाल लेते हैं। यानी कि 0 से भी दूरी निकाल लेते हैं और 1 से भी दूरी निकाल लेते हैं। तो हमें पता लग जाएगा दोनों से कितनी दूरी है, उसके हिसाब से हम इन दोनों के बीच में इस 0.5 को अंकित कर देंगे। तो 0.5 और 0 के बीच की दूरी तो है 0.5 ही। फिर 0.5 और 1 के बीच की दूरी देखते हैं, तो 1 माइनस 0.5, यह आ जाता है 0.5। तो देखिए, 0 से और 1 से, दोनों से ही इसकी दूरी बराबर है। तो इसका मतलब यह बिल्कुल बीचों बीच में स्थित होगा। तो 1/2 हमारा कहाँ आएगा, 0 और 1 के बिल्कुल बीचों बीच में आएगा। क्या यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया। ईमानदारी से बताइए, यह सब हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, बस आपको रिवाइज कराया गया है। ईमानदारी से बताइए, क्या सभी बच्चों को संख्या रेखा समझ में आई। संख्या रेखा क्या होती है, राइट साइड में कौन सी संख्याएं होती हैं जीरो के, लेफ्ट साइड में कौन सी संख्याएं होती है, किस प्रकार से दो संख्याओं के बीच की दूरी निकाली जाती है। ठीक है, सभी को क्लियर है ना बेटा, कोई डाउट नहीं रखना है, कोई भी डाउट हो पूछ लेना है। चलिए, अब हमें क्या क्वेश्चन दिया गया है, 3 को संख्या रेखा पर निरूपित करें, और हमें संख्या रेखा भी बनाकर दी गई है। तो यह संख्या रेखा है, इसमें देख लें 3 कहां पर है। 3 हमें सीधा सीधा दिख रहा है, यहाँ पर है, तो यह हमारा क्या होगा, 3 होगा। तो बस हमें यही करना है, बहुत ही आसान था, यहाँ पे तो संख्या रेखा बनाकर भी दी गई है। अच्छा, एक चीज और, किन्हीं भी दो अंकों के बीच की दूरी निकालनी है या फिर किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं मुझे 2 और 3 के बीच की दूरी निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा, बड़ी संख्या में से या फिर दाएं वाली संख्या में से बाएं वाली संख्या को घटा दें, या बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दें। 3 में से 2 घटाया तो कितनी दूरी आई, उसकी एक दूरी आई। ऐसे ही मान लीजिए मुझे 0 और 5 के बीच की दूरी निकालनी है, तो मैं 5 माइनस 0 लिखूंगा, तो कितनी दूरी आ जाएगी, इसकी 5 दूरी आ जाएगी। हालांकि इसे हम और अच्छे से अभी नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने ही वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं।
चलिए, तो यह तो हो गया आपका 3 संख्या रेखा पर। अब हमें किसको करना है? -5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। अच्छा, एक बारी आप कोशिश करें इसे सॉल्व करने की। ऑल्दो आप कमेंट में लिख नहीं पाएँगे आंसर, लेकिन आप कोशिश करेंगे। अपनी कॉपी में एक संख्या रेखा बनाएँ जल्दी से और उसपे -5 को अंकित करेंगे। और कैमरा ऑन करके दिखाएँगे मुझे। कैमरा ऑन करके दिखाएँगे। -5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। बेटा, जो भी बच्चे लेट जुड़ रहे हैं, प्लीज़ आप समय से जुड़ें। चलिए, हो गया हो तो अभी कैमरा ऑन करके कॉपी दिखा सकते हैं। -5 को आपने संख्या रेखा पर किस प्रकार से निरूपित किया है? बेटा, कैमरे को थोड़ा-सा ठीक से पकड़ेंगे, मोबाइल को। ठीक है, हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छे। और किस बच्चे ने सॉल्व किया है? ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और किसी स्टूडेंट ने सॉल्व किया है? ठीक है, अच्छा फिर एक काम करते हैं, मैं ही सॉल्व कर देता हूँ, आप है ना चेक कर लेना कि आपका आंसर सही है या फिर गलत है। आंसर कुछ नहीं है वैसे तो, इसमें हमें दर्शाना है। तो कैसे निरूपित करेंगे? सबसे पहले एक संख्या रेखा बनाएं, तो एक संख्या रेखा बना ली सीधी। उसमें क्या करेंगे फिर? आपको पता है बीच में 0 आती है, 0 लिखी। उसके राइट साइड में या फिर दाएं पक्ष में पॉजिटिव संख्याएं आती हैं, धनात्मक। तो 0, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5। और अच्छा, अब जैसे आप यहाँ पर कितनी भी संख्या लिख सकते हैं, और यदि आपको आगे नहीं लिखनी है तो आप यहाँ पर इस प्रकार से डॉट 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 या फिर बिंदु 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 लगा सकते हैं। इसका मतलब यह संख्या रेखा आगे तक जा रही है। ठीक है। ऐसे ही हम बाएं पक्ष में लिखेंगे, लेकिन नेगेटिव नंबर्स। -1, -2, -3, -4, -5, -6। किसको दर्शाना है? माइनस के 5 को। तो माइनस का 5 कहां पे आएगा? यह रहा माइनस का 5। तो यह हो गया हमारा माइनस का 5। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको दर्शाना है। चलिए, बहुत अच्छे, वेरी गुड। -2 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। चलिए, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। -2 को आपको संख्या रेखा पर दर्शाना है। ये जो लाल रंग से बिंदु बनाए गए हैं ना, ये एक तरीके से दर्शाए गए हैं। तो चारों ऑप्शन में कुछ ना कुछ संख्या को दर्शाया गया है। आप देखिए किस ऑप्शन में -2 को ही दर्शाया गया है। ध्यान से देखेंगे, जल्दबाजी में आंसर नहीं करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। किसी एक स्टूडेंट का आंसर बाकी है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सभी के बिल्कुल सही आंसर है। बहुत आसान भी है। तो -2 को संख्या रेखा में किस पे दर्शाएंगे? ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में ही -2 को दर्शाया गया है। ऑप्शन बी में तो 2 को दर्शाया गया है। ऑप्शन सी में -1 को दर्शाया गया है। ऑप्शन डी में -3 को दर्शाया गया है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, आखिर हमें क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है। इसमें आपसे कहा गया है कि दी गई संख्या रेखा के लिए P और Q के क्या मान होंगे। आपको एक संख्या रेखा दी गई है जहां पर बीच में कुछ संख्याएं मिसिंग है, और उनकी जगह पर P और Q लिख कर दे दिया है। अब आप बताइए P की जगह क्या आना चाहिए, Q की जगह क्या आना चाहिए। ध्यान से देखेंगे, जल्दबाजी में आंसर नहीं करना है।
वेरी गुड, बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया। किसी एक स्टूडेंट का आंसर बाकी है? आप भी आंसर करें जल्दी से। पी और क्यू के क्या मान होंगे? चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगेन सभी बच्चों ने आंसर किया है, बहुत अच्छे, और सभी बच्चों के आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन आसान भी है। हमें संख्या रेखा बनानी है। देखिए, -4 है, -2 है, तो इसके बीच में क्या आएगा? -3। -4, -3, -2, -1, 0, 1। एक के बाद क्या आएगा? एक के बाद यहाँ पे क्यू है, उसके बाद 3 है, तो 1 और 3 के बीच में क्या आएगा? 2। तो यहाँ पर क्या हो गया? -3, यहाँ पर क्या हो गया है? 2। तो P बराबर हो गया -3, Q बराबर हो गया 2। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन बी इज और करेक्ट आंसर। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इकाई दूरी, जो कि मैं आपको बता रहा था अभी। तो इकाई दूरी क्या होती है? किसी भी दो क्रमागत संख्याओं के बीच की दूरी। यानी कि कोई भी दो लगातार संख्याएं ले लें, तो कोई भी दो लगातार संख्याओं के बीच की जो दूरी होगी, उसे हम इकाई दूरी या फिर यूनिट डिस्टेंस कहते हैं। जैसे अभी हमने यह संख्या रेखा है, तो संख्या रेखा पर मैंने आपको कहा था, अभी ध्यान हो तो, कि आप जब भी संख्याओं को मार्क करें, तो कोशिश करें कि वो बिल्कुल सेम अंतराल पे मार्क हो, यानी कि सेम गैप पर मार्क हो। ठीक है। और वह जो सेम गैप होता है ना, उसे हम कहते हैं इकाई दूरी। तो इसे आप इस तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं कि किन्हीं भी दो लगातार आने वाली संख्याओं के बीच की दूरी ले लीजिए, वह आपकी क्या कहलाएगी? वह आपकी इकाई दूरी कहलाएगी। ठीक है। जैसे 2 और 3 के बीच की दूरी हो गई, 3 और 4 के बीच की हो गई, 1 और 2 के बीच की हो गई। तो कोई भी दो लगातार आने वाली संख्या उठा लीजिए, संख्या रेखा पर उनके बीच की जो दूरी होगी, वह आपकी इकाई दूरी कहलाएगी। ठीक है। चलिए, अभी देखिए, जैसे कि ये तो मान लीजिए दो दो लगातार आने वाली संख्याएं हो गई। अभी हमें निकालना है 0 और 2 के बीच की दूरी कितनी होगी। तो मैंने क्या किया? 0 से 1 पर गया पहले, फिर 1 से 2 पर गया मैं। तो एक तो 0 से 1 पर गया, तो एक इकाई दूरी तो यह हो गई। और फिर 1 से 2 पर गया, तो एक इकाई दूरी मेरी यह हो गई। तो 0 और 2 के बीच में टोटल इकाई दूरी कितनी हो गई? एक तो यह, एक यह। तो टोटल इकाई दूरी हो गई है 2। ठीक है। तो इस तरीके से आप किन्हीं भी दो बिंदुओं पर, संख्या रेखा पर उपस्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी मान ज्ञात कर सकते हैं। किन्हीं भी संख्या रेखा पर किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए, मुझसे कहा जाता है -3 और 0 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो मैं कैसे ज्ञात करूंगा? सबसे पहले -3 से 0 तक मैं कैसे जाऊंगा? -3 से 2 पर गया, 2 से फिर 1 पर गया, सॉरी, दो, -2 से -1 पर गया, -1 से 0 पर गया। तो एक दूरी तो यह हो गई -3 से -2, एक दूरी यह हो गई -2 से -1, और एक दूरी यह हो गई -1 से 0। तो टोटल हमारी 3 इकाई दूरी हो गई है। ठीक है। अब इसी को हम हर बार ऐसे कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि जिन भी दो बिंदुओं के बीच की आपसे दूरी पूछी जाती है, उसमें से आप बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा सकते हैं, या फिर जो भी आपके दाएं पक्ष में स्थित है संख्या, उसमें से बाएं पक्ष वाली संख्या को घटाकर दूरी निकाल सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमने अभी यही सॉल्व किया है, -3 और 0 के बीच की दूरी। तो मैं क्या करूंगा? दाएं पक्ष में कौन सी है? 0 है, तो 0 में से इस -3 को घटा दूंगा। तो क्या आएगा? 0 माइनस -3 कितना हो जाएगा? 0 + 3। ये आ जाएगी आपकी 3 इकाई दूरी, या फिर 3 मात्रक दूरी। ठीक है। इस प्रकार से आप किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, उदाहरण 1, आप कमेंट करके बताइए इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? 1 और 4 के बीच की दूरी कितनी होगी? कितने इकाई मात्रक है? 1 और 4 के बीच की जो दूरी है, वह कितने इकाई मात्रक होगी?
ओके। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो 2 तरीके हैं, 1 और 4 कहाँ है? सबसे पहले तो बिंदु अंकित कर ले, 1 ये रहा, 4 ये रहा। 1 से 4 तक कैसे जाएँगे? 2 तक गए, 2 से 3 तक गए, 3 से 4 तक गए। 1 इकाई दूरी यह, 1 यह, 1 यह। टोटल कितनी इकाई दूरी हो गई? टोटल 3 इकाई दूरी हो गई। ठीक है? या फिर डायरेक्ट कैसे करेंगे? 1 और 4 के बीच की दूरी निकालनी है, तो 4 माइनस 1, बड़ी में से छोटी संख्या को घटा देंगे, कितना उत्तर आ जाएगा? 3 इकाई दूरी। यह आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। -2 और 3 के बीच की दूरी, वैसे तो ये भी आसान है, चलिए जल्दी से बताइए कमेंट करके क्या आंसर आएगा इसका? -2 और 3 के बीच की दूरी। -2 और 3 के बीच की दूरी ध्यान से करेंगे बेटा, देखेंगे भी। ऐसा ही नहीं है केवल हम क्वेश्चन सॉल्व करें, संख्या रेखा पर देखिए कितनी दूरी लग रही है आपको। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, सभी के लगभग सही आंसर है। ठीक है। हाँ, किसी एक बच्चे ने शायद जल्दबाजी में 2 और 3 के बीच की दूरी निकाल दी है, जबकि हमसे -2 और 3 के बीच की दूरी पूछी है। तो अगेन फिर से देखिए, -2 यह रहा, 3 यह रहा। इनके बीच की आप इकाई दूरी देखेंगे कैसे जाएंगे? पहले -1 गए, 0 पर गए, फिर 1, 2 और 3। तो 1 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, टोटल कितनी हो गई? 5 इकाई मात्रक। ठीक है, 5 इकाई मात्रक दूरी। या फिर आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? 3 माइनस माइनस का 2। तो क्या हो जाएगा? 3 3 और -2 के बीच की दूरी निकालनी थी ना। 3 बड़ा था, -2 छोटा था, तो 3 में से -2 को घटा दिया। तो 3 माइनस -2 क्या हो गया है? 3 प्लस 2 बराबर 5। तो यह आ गया आपका 5 इकाई मात्रक दूरी। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 5 मात्रक दूरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 120 आपको सॉल्व करना है, पोल सेक्शन में आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 120, -4 और 9 के बीच की दूरी। संख्या रेखा पर -4 और 9 के बीच की दूरी है। बेटा ध्यान से आंसर करें, आप जल्दबाजी में बहुत ज्यादा गलती कर रहे हैं। प्लीज ध्यान से आंसर करें, क्वेश्चन को पढ़ें पहले ध्यान से। क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है? चलिए बहुत अच्छे, काफी बच्चों ने आंसर कर दिया है, लगभग सब बच्चों ने आंसर किया है। चलिए कमेंट में बताइए किस किस बच्चे ने क्या आंसर किया है। जिसने ए किया है ए लिखें, बी किया है बी लिखें, सी है तो सी, और डी किया है तो डी लिखें। चलिए जल्दी से बताइए किस किस बच्चे ने क्या क्या आंसर किया है। ठीक है, तो देखिए बेटा आपको क्या 2 पॉइंट दिए गए हैं। देखिए -4, सबसे पहले तो ये देखें, यह माइनस का 4 है। -4 और 9, इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी है। अब या तो संख्या रेखा बनाएं, उस पर पहले -4 को अंकित करें और 9 को अंकित करें, फिर एक एक करके दूरी को देखें। या तो वैसा कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा, तो हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। बड़ी संख्या कौन सी है? आपको पता है कि जो धनात्मक संख्या होती है वह हमेशा ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी होती है। ठीक है, हमेशा ही धनात्मक संख्याएं ऋणात्मक संख्या से बड़ी होंगी।
तो यहाँ पर कौन सा बड़ा है, 9 बड़ा है, तो 9 में से हम -4 को घटाएंगे, तो 9 माइनस माइनस का 4, -4 को घटा रहे हैं, इसलिए यह माइनस आया है। ठीक है, किसमें से घटाएंगे, 9 में से, तो 9 माइनस माइनस का 4, तो 9 माइनस इंटू माइनस, ये दोनों माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, माइनस का गुणा माइनस से होगा तो प्लस, तो 9 प्लस 4 क्या आ जाएगा, 13 इकाई दूरी, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज हमेशा ध्यान रखें, कभी भी जो दूरी है वह नेगेटिव में नहीं आती है, कभी भी आपकी दूरी ऋणात्मक नहीं आ सकती। ठीक है, तो ऑप्शन डी तो वैसे ही गलत है, देखते ही गलत हो जाएगा, कभी भी आपकी दूरी नेगेटिव में नहीं आएगी, यह आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन 120 का आंसर हो गया ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन 121, क्वेश्चन 121 सभी बच्चे सॉल्व करें, पुल सेक्शन में आंसर करें। क्वेश्चन 121, बिंदु 3 से 5 इकाई की दूरी पर स्थित बिंदु कौन सा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा इसको है ना थोड़ा सा आप टाइम लें, और इसमें मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप एक बार संख्या रेखा जरूर बनाएं, उसमें देखें कि 3 से पहले बिंदु 3 अंकित करें, उससे 5 इकाई की दूरी पर कौन कौन से बिंदु स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यह, ध्यान से आंसर करेंगे, जल्दबाजी में आंसर नहीं करना है। बिंदु 3 से 5 इकाई की दूरी पर स्थित बिंदु कौन कौन से हैं। कुछ बच्चे इसमें गलती करेंगे, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। काफी बच्चे गलती कर रहे हैं। ठीक है, चलिए सभी बच्चों के आंसर आ गए हैं, बहुत बढ़िया। चलिए अभी इधर देखेंगे हमें क्या दिया गया है, चलिए मैं यहीं पर ही बना लेता हूँ, एक मिनट। ये मैंने संख्या रेखा बना ली इस तरह से। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हमने क्या बनाया, यहाँ पर बना लिया है जीरो, जीरो बना लिया, उसके बाद राइट साइड में क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इस तरीके से आपकी संख्याएं चलती जाएंगी, पॉजिटिव संख्याएं। नेगेटिव संख्याएं लेफ्ट साइड में आएंगी, -1, -2, -3, -4, -5। अब मुझसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बिंदु 3 से, 3 कहां पर है, 3 रहा यहां पर, यह रहा 3, तो बिंदु 3 से 5 इकाई की दूरी पर, यानी कि 5 इकाई दूरी पर कौन सा बिंदु स्थित है। तो आप कहेंगे कि सर 3 से 5 इकाई दूरी पर, यानी कि 4 एक इकाई यह हो गई, फिर 5 एक इकाई यह हो गई, 6 एक यह हो गई, 7 एक यह हो गई, और 8 एक यह हो गई। तो टोटल कितनी हो गई यहां तक, टोटल एक एक को यदि हम जोड़ेंगे तो 5 इकाई दूरी हो गई, तो सर बिंदु 8 आएगा। मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक बात है। तो काफी बच्चों ने ऑप्शन ए भी आंसर किया है, लेकिन वो बच्चे यह भूल गए, बेटा 5 इकाई दूरी इधर की साइड भी तो हो सकती है, लेफ्ट की साइड, एक एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और एक यहाँ पर, तो लेफ्ट साइड में भी तो एक 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 करके यहाँ पे भी तो 5 इकाई दूरी हो सकती है। तो लेफ्ट में यदि हम बिंदु देखेंगे तो वह आएगा आपका -2। तो आपको दोनों तरफ देखना है, इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया है क्वेश्चन में कि लेफ्ट साइड में देखिए
या फिर राइट साइड में देखिए, ऐसा कहीं नहीं कहा गया है, इसमें बस यह बताया गया है कि आपको 5 इकाई की दूरी पर स्थित बिंदु देखना है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा, -2 और 8। क्या क्लियर हुआ आपको? जिन भी बच्चों को गलत हुआ था उनको समझ में आया? जल्दी से वाई और एन लिखकर बताइए, जिन भी बच्चों का गलत हुआ था क्या आपको क्लियर है? ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो इसका आंसर हो गया है ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं हम जल्दी से। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। ठीक है, अच्छा अब क्षैतिज रेखा क्या होती है? क्षैतिज रेखा होती है यानी कि इस तरीके से सीधी रेखा, जमीन पर सीधी रेखा। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर जमीन सीधी रेखा तो यह भी है, सीधी रेखा तो यह भी है, सीधी रेखा तो यह भी है। हाँ, यह सभी सीधी रेखा है, लेकिन जमीन पर सीधी रेखा किस तरीके से होगी? इस तरीके से। तो यह हमारी क्या कहलाएगी? यह हमारी क्षैतिज रेखा कहलाएगी। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है या फिर परिभाषा क्या होती है? क्षैतिज रेखा वह रेखा होती है जो धरती से या फिर जमीन से 0 डिग्री का कोण बनाती है, यानी कि जो जमीन पर सिमटी हुई होती है, वह हमारी क्या कहलाती है? क्षैतिज रेखा कहलाती है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखा क्या होती है? ऊर्ध्वाधर रेखा इसके बिल्कुल विपरीत होती है। विपरीत का मतलब, क्षैतिज रेखा बिल्कुल सीधी होती है जमीन के, जबकि ऊर्ध्वाधर या फिर वर्टिकल लाइन जमीन के बिल्कुल सीधी ऊपर खड़ी हुई होती है। तो आप देख सकते हैं यह जो आपकी लाइन है, यह क्षैतिज रेखा है जो कि जमीन से 0 डिग्री का कोण बना रही है, जबकि ऊर्ध्वाधर रेखा या फिर वर्टिकल लाइन क्या है? मान लीजिए आपकी जमीन यह है, तो आप देख सकते हैं इसके बिल्कुल जो लाल रंग की लाइन है, वर्टिकल रेखा, यह आप देखेंगे बिल्कुल उसके ऊपर सीधी खड़ी हुई है। तो जमीन से यह रेखा कितने डिग्री का कोण बना रही है? 90 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, जबकि यदि हम इसकी बात करें क्षैतिज रेखा की, तो हमारी लाइन भी वही है, जमीन भी वही है और हमारी लाइन भी वही है। तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 0 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए क्षैतिज रेखा बिल्कुल जमीन पे लगी हुई और ऊर्ध्वाधर रेखा या फिर वर्टिकल लाइन जमीन से 90 डिग्री के कोण पर सीधी खड़ी हुई। अब दैनिक जीवन में कैसे, कहां पर देख सकते हैं आप? ये देख सकते हैं यूएसए का, जो यूएसए है उसका फ्लैग है, इसमें जो ये लाइंस हैं ये क्षैतिज रेखा है। बाकी आप देख सकते हैं ये हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग है, इसमें यह जो पोल होता है, यह जो इसमें पोल है या फिर डंडा है, यह आप देखेंगे तो यह आपकी कौन सी लाइन को दर्शा रहा है? ऊर्ध्वाधर लाइन को दर्शा रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 122 सॉल्व करें, पोल सेक्शन में आंसर करें। आकृति में नीले रंग की रेखा, ब्लू लाइन, कौन सी तरह की लाइन है? नीली रेखा किस तरीके की है? क्षैतिज है या ऊर्ध्वाधर है? जल्दी से बताएं कमेंट करके। सॉरी, कमेंट नहीं करना है, पोल में आंसर करना है। क्वेश्चन है तो पोल में आंसर करेंगे। नीले रंग की रेखा बतानी है। एक स्टूडेंट का आंसर बाकी है, अब भी आंसर करें। जो नीले रंग की रेखा है यह वाली, यह किस तरह की रेखा है? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सभी बच्चों के आंसर आ गए हैं। एक बच्चे ने शायद गलती से गलत कर दिया है। देखिए ये जो नीली लाइन है बेटा, ये तो हमारी जमीन कैसी होती है? हमारी जमीन इस तरह की तो होती है। ठीक है, तो यह जमीन से सिमटी हुई है क्या? हाँ सर, लग तो रहा है। तो यह हमारी कौन सी लाइन होगी? जो जमीन से सिमटी हुई होती है उसे हम क्षैतिज लाइन कहते हैं या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। और यदि आपसे लाल वाली पूछी जाती, तो लाल वाली कौन सी लाइन होती? वर्टिकल लाइंस, यानी कि ऊर्ध्वाधर लाइंस। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 123 ध्यान से सॉल्व करेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, अच्छा क्वेश्चन है।
क्या दिया गया है, आपको ऊर्ध्वाधर रेखाओं को पहचानना है। ऊर्ध्वाधर रेखाएं कौन कौन सी हैं, ये पूरा डायग्राम है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पूरा ही डायग्राम है। आपको देखना है इसमें ऊर्ध्वाधर रेखाएं कौन कौन सी हैं। ऑप्शंस को देखें ध्यान से और फिर आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। वेरी गुड, सभी बच्चों के आंसर आ गए हैं। लगभग एक बच्चे का आंसर बाकी है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो सभी बच्चों का बिल्कुल सही आंसर भी है, बहुत बढ़िया। तो हमें देखिए सीधा सीधा दिख रहा है, यदि मैं दो वर्टिकल लाइंस कौन सी होती हैं, जो कि हमारी जो जमीन है उसके बिल्कुल सीधी खड़ी हुई होती हैं। ठीक है, तो एक तो इस लाइन को देखिए आर एस, क्या यह जमीन के बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है क्या? बिल्कुल, आप देखेंगे तो यह जमीन से इस तरीके से खड़ी हुई है। सेम ऐसे ही एक एल एम है जो ये जमीन के इस तरीके से खड़ी हुई है। तो ये दोनों लाइन कौन सी होंगी? आर एस और एल एम, ये हमारी ऊर्ध्वाधर लाइंस होंगी। यदि आपसे जाता यदि आपसे कहा जाता कि आप कौन सी लाइंस को पहचानिए, क्षैतिज को, तो क्षैतिज हमारी कौन सी होती, जो जमीन से सटकर होती? एक हो जाती एक्स वाई, एक हो जाती ए बी और एक हो जाती पी क्यू। एक मिनट, एक हो जाती हमारी ए बी लाइन्स, एक हो जाती हमारी पी क्यू लाइन्स और एक हो जाती हमारी एक्स वाई लाइन्स। ठीक है, तो ये जो तीन लाइन्स होती, यह होती हमारी क्षैतिज रेखा। चलिए, तो इसका आंसर हो गया है ऑप्शन सी। अच्छा, अब हमारी रेखाओं के प्रकार, हम कुछ और प्रकार देख लेते हैं, रेखाओं के कितने प्रकार होते हैं या फिर कौन कौन से प्रकार की रेखाएं होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले आती हैं आपकी समांतर रेखाएं, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल लाइंस। समांतर रेखाएं क्या आती हैं? ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को चाहे आप कितना भी बढ़ा लीजिए, काटती ही नहीं है, कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं या फिर प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। ऐसी रेखाओं को हम समांतर रेखाएं कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपको ये दोनों रेखाएं दिखाई गई हैं। ठीक है, अब इन दोनों रेखाओं को आप कितना भी आगे बढ़ा लीजिए, जैसे यदि मैं बढ़ाता भी हूं, तो इन दोनों रेखाओं को मैं मान लीजिए मैं इसे यहां तक बढ़ा देता हूं और इस वाली रेखा को भी मैं यहां तक बढ़ा देता हूं। एक मिनट, चलिए, इस वाली रेखा को भी मैं यहां तक बढ़ा देता हूं। तो क्या ये रेखा एक दूसरे को काट रही है क्या? ये दोनों रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को नहीं काट रही हैं, चाहे कितना भी बढ़ा लिया जाए। तो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को नहीं काटती हैं, नहीं प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर रेखाएं या फिर पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। ठीक है, अब इन पैरेलल लाइंस की एक खास बात होती है, इन्हें दर्शाया कैसे जाता है? दो लाइन से। यदि आप देख सकते हैं तो इस तरह की दो लाइन दी गई हैं, इनके बीच में इस तरह का चिन्ह बनाया हुआ है। ये दो लाइंस पे दो एरो का चिन्ह है ना, यदि ये दो किन्हीं भी दो लाइंस पर या फिर किन्हीं भी दो से ज्यादा लाइंस पर यदि ये एरो के चिन्ह हैं, तो आप समझ जाना वे समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, और इनको लिखा कैसे जाता है? अच्छा, इनको लिखने की भी एक ट्रिक होती है, कैसे लिखते हैं इन्हें? उदाहरण के तौर पर जैसे कि मान लीजिए ए बी और पी क्यू, ये हमारी दो समांतर रेखाएं हैं। कैसे पहचाना? ये एरो के निशान है। अच्छा, ये एक भी हो सकता है, ये डबल भी हो सकता है। ठीक है, तो एक भी हो सकता है और डबल भी हो सकता है। तो आप कैसे लिखेंगे? ए बी एक रेखा का नाम लिखा, वह पैरेलल है, इस तरीके से दो डंडे खींचेंगे जो कि यहां पर लिखे हुए हैं। ए बी पैरेलल है कौन सी लाइन के? पी क्यू के, तो यहां पे लिखा पी क्यू। तो ए बी पैरेलल है पी क्यू के। ठीक है, इस तरीके से। या फिर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, यूवी पैरेलल है वाई जेड के। तो ये जो डबल डंडे आते हैं या फिर दो ऐसी लाइंस आती हैं वर्टिकल लाइंस, ये हमारी समांतर का कह सकते हैं एक निशान होता है। ठीक है, समांतर रेखाओं को दर्शाती हैं। अच्छा, अब काफी बच्चे क्या सोच जाते हैं ना, काफी बच्चे सोचते हैं कि सर जो समांतर रेखाएं होंगी वो बिल्कुल ऐसे हमेशा सीधी ही होंगी, जैसे कि ये हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। मैं जो नीचे एक बना रहा हूं, यह भी तो समांतर रेखाएं हैं। मान लीजिए यदि आपको इस तरीके से दिया जाता है तो यह भी समांतर रेखा है, और यदि इसकी जगह पे मान लीजिए और इस तरीके से दे दिया जाए, कुछ इस तरीके से दे दिया जाए, तो ये दोनों भी आपकी समांतर रेखाएं, इनको भी आप कितना भी बढ़ा लीजिए, ये भी कहीं नहीं काटेंगी। तो समांतर रेखाएं कैसे भी हो सकती हैं, क्षैतिज या फिर किसी एक एंगल पर हो सकती हैं, कोण पर, या फिर वर्टिकल हो सकती हैं, किसी भी तरीके से हो सकती हैं। लेकिन वो दोनों बस एक दूसरे को प्रतिच्छेद कहीं पे भी नहीं करेंगी। ठीक है, इनका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है समांतर रेखाओं का? रेल की पटरी।
आपने देखा होगा रेल की पटरी क्या कभी भी एक दूसरे को क्रॉस करती है क्या, कभी भी एक दूसरे पे कटती है क्या, कभी भी नहीं कटती, सीधी जाती है बिल्कुल। तो रेल की पट हाँ, जहां पर क्रॉसिंग होती है, कई बार होगा जहां पर क्रॉसिंग होती है लेकिन दो पटरियां आपस में नहीं मिलती है, ठीक है, जो पूरा एक ट्रैक होता है वह सीधा होता है, तो वह आपकी समांतर रेखाओं का सबसे बढ़िया उदाहरण है। अच्छा, अब एक हमें क्या दिया गया है, समांतर चतुर्भुज दिया गया है। इसमें भी आप देखेंगे तो आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वह समांतर रेखाएं होती हैं या फिर समांतर होती हैं। जैसे कि एबीसीडी एक चतुर्भुज है, इसमें कौन सी चार भुजा है, एक ए बी है, एक बीसी है, ए बी है, बी डी है, सी डी है और ए सी है, ये चार भुजाएं हैं। तो आप देखेंगे तो इस पर देखिए, एक एरो यहां पर लगा हुआ है, एक एरो यहां पर लगा हुआ है, तो इसका मतलब ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के। तो लिखेंगे कैसे, ए बी दो डंडे सी डी के पैरेलल है, ठीक है। सेम ऐसे ही दो एरो यहां पर है, दो एरो यहां पर है, तो ए सी किसके पैरेलल हो गई, बी डी के। तो ए सी डबल डंडे यानी कि पैरेलल हैं किसके, बी डी के, ठीक है। तो इस तरीके से आप समांतर रेखाओं को लिख सकते हैं। दैनिक जीवन से जुड़े उदाहरण, ये आप जानते ही होंगे, सभी बच्चे क्रिकेट खेलते भी होंगे, देखा भी होगा, तो ये विकेट्स हैं। आप देख सकते हैं क्या ये विकेट की जो एक विकेट्स जो होती हैं क्या ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस करती हैं क्या, कभी नहीं करती। तो ये भी समांतर रेखाओं का उदाहरण है। ये आपका ग्राफ पेपर है। ग्राफ पेपर में आपने देखा होगा जो लाइंस होती हैं, जो सीधी सीधी लाइंस होती हैं, जो यहाँ पर दर्शाई भी गई हैं, जैसे जो ये रेड कलर से दर्शाई गई हैं, क्या ये लाइंस कभी भी एक दूसरे को काटती हैं क्या, नहीं काटती, हमेशा बिल्कुल सीधी होती है। पेज तो आपका काफी बड़ा होता है, क्या उसमें कहीं भी आपकी जो ग्राफ की लाइंस होती हैं वो काटती हैं क्या, नहीं काटती कहीं पर भी। तो वो क्या कहलाएंगी आपकी, तो वह आपकी कहलाएंगी समांतर रेखाएं, ठीक है। चलिए अब आती है प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखा, अच्छा चलिए मुझे इससे भी पहले एक सवाल का जवाब दीजिए। मान लीजिए दो इस तरह की आपको रेखाएं हैं, एक यह है और एक यह है, क्या ये दोनों रेखाएं जो मैंने बनाई हैं ये समांतर रेखाएं हैं या नहीं है, y और n लिखकर बताइए। अच्छा, समांतर कोई भी बच्चा बताएगा अनम्यूट करके, समांतर रेखाएं क्यों नहीं है, क्योंकि ये काट तो है ही नहीं रही, तो फिर तो समांतर रेखाएं होनी चाहिए, मुझे तो नहीं दिख रहा। सर ये आगे जाकर कट जाएगी, बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत एक बढ़िया, कॉर्नर पे मिल जाएगी सर। ठीक, बहुत अच्छे, चलिए अभी म्यूट पे कर लीजिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो देखिए जरूरी नहीं है कि जितना हमें दिखाया जाए उतना ही देखना है। आप यदि इनको थोड़ा सा भी आगे बढ़ाकर देखेंगे ना, जैसे कि इस रेखा को यदि मैं थोड़ा सा और बढ़ाता हूं तो ऐसे जाएगी, इसको यदि मैं थोड़ा और बढ़ाता हूं तो ये लगभग ऐसे जाएगी। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं आगे जाकर ये एक दूसरे को काट लेंगी। तो क्योंकि ये एक दूसरे को काट रही है इसलिए ये समांतर रेखाएं नहीं होंगी, ठीक है। अब ऐसी रेखाओं को क्या कहेंगे जो समांतर रेखाएं नहीं होंगी, तो ऐसी रेखाओं को हम कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो यदि दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर मिलती हैं या फिर एक दूसरे को काट देती हैं तो वे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपको दिखाया गया है, ये दो रेखाएं, एक यह वाली है और एक यह वाली है, ये दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रही हैं, ठीक है। अब देखिए जो आपकी प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है ना, उनमें ही एक स्पेशल प्रकार की रेखाएं निकल कर आती हैं जिन्हें हम लंबवत रेखाएं कहते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। अब लंबवत रेखाएं क्या होती हैं, तो ऐसी रेखाएं, लंब का मतलब आप समझते हैं 90 डिग्री, लंब का मतलब क्या होता है, या फिर परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो ऐसी दो रेखाएं जो कि समकोण पर काटती हैं एक दूसरे को या फिर 90 डिग्री के कोण पर काटती हैं, वह लंबवत रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं ये दो लाइंस है, एक यह है और एक यह एक दूसरे को कितने कोण पर काट रही हैं, 90 डिग्री के कोण पर काट रही हैं, तो यह आपकी लंबवत रेखाएं होंगी या फिर परपेंडिकुलर लाइंस होंगी, ठीक है। अब जैसे कि हम समांतर यदि होती रेखाएं तो उनको कैसे दर्शाते हैं, दो डंडे के द्वारा। यदि कोई दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो हम कैसे दर्शाएंगे, एक यह और एक यह, एक डंडा, एक वर्टिकल लाइंस और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, या फिर कहें एक ऊर्ध्वाधर रेखा बनाएंगे इस तरीके से और एक क्षैतिज रेखा बनाएंगे इस तरीके से। तो यह जो होता है उल्टा टी, इसे हम क्या कहते हैं, उल्टा टी भी कहते हैं। तो ए बी और यह आपका जो निशान बना हुआ है पी क्यू, इसका मतलब क्या है,
ए बी और पी क्यू के बीच का जो कोण है वह 90 डिग्री का है। यह उल्टा टी क्या दिखाता है, यह इस कोण को दिखाता है 90 डिग्री के कोण को। ठीक है, तो लंबवत का निशान ध्यान रखेंगे उल्टा टी, और पैरेलल का निशान क्या होता है, दो बराबर डंडे। ठीक है, चलिए तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। समांतर रेखाएं कौन सी हो गई, जो एक दूसरे को कट नहीं करेंगी और इन पर यह एरो लगा हुआ होता है या फिर डबल एरो भी लग जाते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं जो काटेंगी। लंबवत रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाओं का ही एक स्पेशल प्रकार है। लंब का मतलब है 90 डिग्री, यानी कि ऐसी प्रतिच्छेदी रेखाएं जो 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटेंगी उन्हें हम लंबवत रेखाएं कहेंगे। और लंबवत रेखाएं कौन सी होती हैं, प्रतिच्छेदी होती हैं या समांतर होती हैं? तो लंबवत रेखाएं आपको पता है डेफिनेशन ही यही है, जो 90 डिग्री के कोण पर काटे। काटे इसका मतलब प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, तो लंबवत रेखाएं भी प्रतिच्छेदी रेखाएं ही होती हैं। चलिए आई होप सभी को समझ में आया होगा। चलिए जल्दी से बताइए कमेंट करके, क्या समझ में आया या नहीं आया? अच्छा, आज थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही बेसिक है और आसान से है। आप सभी इन टॉपिक्स को आराम से जानते होंगे। सभी को आ गया है ना? चलिए सभी को समझ में आ गया है तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पूल सेक्शन में आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 124। आपको बताना है निम्न में से लंबवत रेखाएं कौन सी हैं। लंबवत रेखाएं बतानी है। फुल सेक्शन में आंसर करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक बच्चे का आंसर बाकी है। किसी एक स्टूडेंट का आंसर बाकी है बेटा। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सभी बच्चों ने आंसर किया है, सभी बच्चों का बिल्कुल सही आंसर भी है। लंबवत यानी कि लंब का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। तो देखिए 90 डिग्री पर कौन सी रेखाएं कट कर रही है एक दूसरे को? तो मुझे ऑप्शन बी लग रहा है, ऑप्शन डी भी लग रहा है, लेकिन ऑप्शन बी में मुझे यह बनाकर दिया गया है क्लियर, तो मुझे इससे पता लग रहा है कि यह 90 डिग्री है। तो ये दोनों रेखाएं 90 डिग्री के कोण पर कट कर रही हैं, इसलिए ऑप्शन बी सही है। अब आप कहेंगे सर ऑप्शन डी भी तो सही है। ऑप्शन डी बेटा देखिए मुझे कहीं पर भी दिया नहीं गया है कि कोण 90 डिग्री का है। क्या ऐसा मुझे कहीं पर भी दिया गया है? नहीं। हो सकता है यह जो कोण हो यह 90.5 डिग्री का हो, या फिर 91 डिग्री का हो, या फिर आपका 89 डिग्री का हो। लग रहा है 90 डिग्री जैसा, लेकिन पक्का पता नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा, ना कि ऑप्शन डी। ठीक है, और बाकी ऑप्शन तो ठीक है ही नहीं। ऑप्शन सी नहीं है क्योंकि यह तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा, और ऑप्शन ए तो समांतर रेखाएं हैं, एरो है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन 125। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। समांतर रेखाएं कौन सी हैं आपको यह बताना है। सभी बच्चे आंसर कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सभी बच्चों के आंसर आ गए हैं, बहुत अच्छे, और सभी बच्चों के बिल्कुल सही आंसर भी हैं। समांतर रेखाएं जो कि एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगी, तो इसलिए ऑप्शन ए गलत क्योंकि यह कट कर रही हैं, ऑप्शन सी भी गलत क्योंकि यह कट कर रही हैं। ऑप्शन बी, मुझे लग रहा है ऑप्शन बी समांतर रेखाएं। तो एक बार बी और डी में देख लेते हैं। डी में देखिए हमें इन संख्याओं पर एरो बनाकर दिए गए हैं, तो ऑप्शन डी के लिए तो मुझे पक्का पता है कि ऑप्शन डी तो मेरा सही है ही है। ठीक है, ऑप्शन बी हो सकता है कि ये मुझे समांतर जैसी लग रही हैं, लेकिन यदि मैं आगे बढ़ाऊं कुछ इस, एक मिनट, यदि
मैं इनको कुछ इस तरीके से आगे बढ़ाता हूं, तो हो सकता है कहीं आगे जाके थोड़ा सा काट दें ये एक दूसरे को, इस तरीके से कहीं एक दूसरे को आगे जाकर काट दें। ठीक है, तो कुछ कह नहीं सकते ऑप्शन बी के लिए, लेकिन ऑप्शन डी में एरो बनाकर दिए गए हैं, तो एरो से मैं पक्का कह सकता हूं कि यह हमारी कौन सी रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। चलिए क्वेश्चन 126। अच्छा 1 मिनट वेट करेंगे। चलिए अभी आप आंसर कर सकते हैं क्वेश्चन 126। लंबवत रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है? बहुत बार बताया जा चुका है, बहुत ही आसान सा है। एक स्टूडेंट का आंसर और बाकी है। जल्दी से आंसर करें, किसी एक बच्चे ने आंसर नहीं किया है। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, जल्दी से आंसर कर दें। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, फिर से सभी बच्चों का बिल्कुल सही उत्तर है, बहुत आसान भी है। क्या दिया गया है, कितना होता है लंबवत लंबवत का मतलब ही क्या होता है? लंब मतलब 90 डिग्री, तो दो रेखाओं के बीच का कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। चलिए, तो आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं। यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप जा सकते हैं। आपकी आज की क्लास यहीं तक थी। रिवाइज करके आएंगे क्लास को और होमवर्क करके आएंगे जो कल भेजा जाएगा।